अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे, अनदर व्लॉग। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है। हाउस कीपिंग के लिए जो आपका इंटरेस्ट है वो कितना होना चाहिए शादी से पहले और शादी के बाद उसकी क्या आउटपुट होती है फिर। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी जर्नी कि मुझे घरदारी का हाउस कीपिंग का शौक़ बचपन से था। ये शादी के बाद मैं मजबूरन ये काम करती हूँ। तो ये सारी आप लोगों के साथ अपनी जर्नी अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि अभी मैं क्या सिलाई कर रही हूँ। एक्चुअली मम्मा ने गर्मियों में हमारे कपड़े भेजे थे, मेरे अमल के और एज़ल के। तो ये कैजुअल ड्रेस था एज़ल का एक। तो ये एज़ल को इसकी लेंथ तो थोड़ी शॉर्ट करनी थी मुझे, बिकॉज़ एज़ल को लेंथ थोड़ी बड़ी थी, लेकिन उसकी फिटिंग जो बिल्कुल ठीक थी। तो जैसे ही मैंने स्टिचिंग स्टार्ट की तो ये देखें पैडल उतर गया। तो अगर मुझे नाउहा नहीं होती, अगर मुझे नहीं पता होता कि अगर पैडल उतर जाए तो उसको फिट कैसे करते हैं, तो मैं क्या करती, मैं तो फिर सर पकड़ कर बैठ जाती ना लिटरली। तो फिर माँ को याद करती। लेकिन मुझे क्योंकि पता था, मेरा इंटरेस्ट था इस चीज़ में शुरू से ही, तो मैंने इसलिए विद इन फ्यू सेकेंड्स ही पैडल दोबारा फिट कर लिया था। और ये फ़्रॉक एज़ल की मामा ने भेजी है, तो डेट्स वाई मेरे लिए इसकी इमोशनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। अदरवाइज़ अगर बच्चे को एक ड्रेस लंबा है, आप उसको ना भी पहनाएं तो इट्स ओके। लेकिन चूंकि मेरी इसके साथ इमोशनल वैल्यूज़ हैं, मामा ने अपने हाथ से सिलाई करके भेजा है और मैं 4 साल से मामा से मिली नहीं हूँ, तो फिर इमोशनल वैल्यूज़ तो डबल ट्रिपल हो गई ना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ना पहनाऊँ एज़ल को। तो डेट्स वाई मैंने कहा कि नहीं, ये तो सूट पहनाऊँगी और चाहे मुझे 5-10 मिनट निकालूंगी और इसकी लेंथ जो है वो छोटी कर लूँगी, बिकॉज़ फिटिंग उसको बिल्कुल ठीक है प्रॉपर। तो लेंथ शॉर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक टिप ये है कि मैंने क्या किया कि इसको कट नहीं किया। तो मैंने इसमें डिज़ाइनिंग कर दी, 3 प्लेट्स डाल दी। पहले मैंने 2 प्लेट्स के लिए आपने देखा कि आयरन के साथ निशानी लगा ली। ये भी एक टिप है कि जब भी आपने प्लेट्स डालने हो या कोई भी ऐसा डिज़ाइनिंग करनी हो, तो आयरन के साथ जब आप करते हो ना, तो उसकी नीटनेस बहुत अच्छी आती है। 2 प्लेट्स डाले तो मुझे लग रहा था कि नहीं, लेंथ अभी भी थोड़ी सी मुझे 1 इंच कम करनी है और प्लेट्स में गैप भी बहुत ज़्यादा था, तो गैप भी कम करना था। तो मैंने क्या किया, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में 3rd प्लेट डाल दिया। तो चूंकि ये जो बारीक प्लेट्स होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि इनके दरमियान अगर गैप कम हो तभी इनकी नीटनेस अच्छी आती है और इनका फिनिशिंग टच भी तभी आता है। तो यकीन माने बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये मैंने हुड डाले हैं। ऐसा लग रहा था कि जब मम्मा ने स्टिच की है तो मम्मा ने ही ये डिज़ाइनिंग की है। और आप लोग ये देखें, दरवाज़ा खुलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, बिकॉज़ अमल एंड एज़ल से मैं छुप कर रूम में आई थी। उनको नहीं आइडिया था कि मामा रूम में बैठी हैं और कपड़े सिलाई कर रही हैं। अभी उनके कानों में जो है वो सिलाई मशीन की आवाज़ गई, तो वो फ़ौरन आ गई। तो मेरा काम ऑलमोस्ट डन हो चुका था, अबाउट एंड ही था, कोई 20-30 सेकंड का ही था। तो मैंने सोचा कि अब ये लगा ही लूँ टांका जो भी रह गया है लेफ़्ट ओवर, अदरवाइज़ फिर जो है वो काम पेंडिंग चला जाता है। तो ये देखें, फिर मैंने अमल एंड एज़ल के लिए दरवाज़ा खोलने से पहले मेक श्योर किया कि मैं जल्दी से पहले मशीन जो है वो उठा लेती हूँ, बिकॉज़ एज़ल तो जैसे ही एंटर होगी रूम में, वो तो फ़ौरन ही सिलाई मशीन पे हमला करेगी। तो एज़ल की सेफ्टी के लिए फिर मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एहतियात करनी पड़ती है। तो मैंने फ़ौरन ही सिलाई मशीन समेटी ताकि खुदा ना खास्ता नीडल ना लग जाए एज़ल के हाथ में। तो 5 से 10 मिनट लगे थे और फ्रॉक की लेंथ जो है वो जैसी मुझे चाहिए थी वैसी हो गई है। एक्चुअली मुझे बहुत उलझन होती है, अगर कोई आपको ड्रेस लंबा है और तो मुझे उलझन हो रही होती है, तो मैं 5-10 मिनट निकाल लेती हूँ, तो फिट इन कर लेती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि घरदारी में ना ये भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो लड़कियों को आनी चाहिए, थोड़ी बहुत बेसिक, के कोई कपड़ा छोटा करना है, कोई खुला करना है, कोई फिट करना है, तो ये थोड़ा बहुत तो इतना बेसिक तो हर लड़की को आना ही चाहिए। तो ये देखें, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये मैंने प्लेट्स डाले हैं, ऐसा लग रहा है कि मम्मा ने ही ऐसे प्लेट्स डाल के भेजे हैं। तो आज के टॉपिक पे बात करते हैं। पहले मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ आप लोगों से कि मुझे वाकई ही बचपन से ही इंटरेस्ट था घरदारी में। एक्चुअली हम लोग 5 बहनें हैं और मैं पाँचों में सबसे बड़ी हूँ, 4 मुझसे छोटी हैं। तो मैं मामा को देखती थी काम करते हुए, तो मेरा दिल करता था कि मैं मामा की हेल्प आउट करूँ, मामा की हेल्प करवाऊँ कामों में। तो मैं कभी सफाई कर देती थी। मुझे याद है कि मैंने कुकिंग में बहुत छोटी थी जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी। लिटरली मैं वाक़ई बहुत छोटी थी, आई थिंक 8वीं क्लास में भी नहीं होंगी, मैं बहुत छोटी थी जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी। और मुझे एक वाक़या अभी तक याद है, आई थिंक मामा को भूल गया होगा, लेकिन मेरे दिमाग में उस वाक़ये का अभी तक नकूश है कि पंजाब साइड पे होता है चावल की रोटी बनती है, जैसे साग के साथ होती है ना मकई की रोटी, ऐसे हमारे गाँव में हमारे घरों में चावल की रोटी बहुत बनती है। सर्दियों में बहुत शौक से खाते हैं सभी, साग के साथ, मिक्स सब्ज़ी के साथ। मुँह में पानी आ रहा है तो मुझे अच्छे से याद है
कि मैं छत पर, क्योंकि छत पे भी एक चूल्हा होता था कि जब धूप में हम लोग छत पे कुकिंग करते थे या गर्मी बहुत ज़्यादा, तो फिर इवनिंग की जो डिनर था वो हम लोग छत पे बनाते थे। तो छत पे भी एक चूल्हा था और एक किचन नीचे था। तो मैं छत पे ना चावल की रोटी बना रही थी, तो हमारे हमसाए हैं तो वो ना छत पर आकर बैठ गई पुप्पो लोग, बिकॉज़ 3-4 घर थे तो उनकी छतें ना तब जुड़ी थी, अब तो है नहीं, लेकिन ये जब मैं छोटी थी तब हमारी छतें सबकी जुड़ी हुई थी। तो वो उन्होंने देखा छत पे कि रानी खाना बना रही है, बहुत छोटी मैं बच्ची थी तब, तो वो आके बैठ गई और वो लिटरली इतनी शॉक्ड हुई, मैं चावल की रोटी बना रही थी, मुझे अभी तक याद है। वो इतनी शॉक्ड हुई और कहती है, रानी तुम चावल की रोटी बना रही हो, ये तो इतना मुश्किल काम है और मैं हाथ के साथ बना, अभी तो मैं बेलन यूज़ करती हूँ ना रोटी बनाने के लिए। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारे घर में नहीं था, बिकॉज़ मम्मा तो हाथ से रोटी बनाती है शुरू से। तो मैं बेलन बेलन विदाउट बेलन ही हाथ के साथ चावल की रोटी बना रही, तो परफेक्ट रोटी गोल बना रही थी। तो इतनी शॉक्ड हुई, कह रही तो वो मेरा इंटरेस्ट था। तो मुझे जब सेंस भी नहीं थी ना कि लड़कियों को घर के काम आने चाहिए, तो मुझे तब भी शौक था घर के कामों का। तो उसकी वजह से शायद मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी शादी के बाद, बिकॉज़ कभी मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं ऐसे अकेली हो जाऊँगी शादी के बाद, यूएसए चली जाऊँगी जहाँ पे मुझे घर के काम सारे खुद करने पड़ेंगे। तो मैंने इंटेंशनली कोई काम नहीं सीखा, मैंने सभी काम शौक शौक से मामा की हेल्प करवाते हुए सीखे हैं। जैसे सिलाई का आपने देखा, तो जब मम्मा सिलाई कर रही होती थी तो मैंने भी अब्ज़ॉर्ब करती थी, बिकॉज़ कहते हैं ना कि बेटियाँ माँ को देखकर सब काम सीखती हैं। अगर आपने किसी लड़की को देखना तो आप उसकी माँ को देखो, आपको आइडिया हो जाएगा कि लड़की भी कैसी है। बिकॉज़ मुझे लगता है कि जो लड़कियाँ हैं वो एक स्पंज के तौर पे काम करता है उनका दिमाग कुछ अरसे तक, कि जो भी उनके सामने उनकी माँ घरदारी को लेके काम कर रही होती है, वो सब कुछ अब्ज़ॉर्ब करती हैं, वो सब कुछ ऑब्ज़र्व करती हैं। काम हाथ से करें या नहीं करें, लेकिन हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि माँ ने ये काम कैसे किया था। लिटरली अब मैं शादी से पहले बहुत छोटी में लाइक मैं बचपन में बहुत ज़्यादा मैं काम करती थी, लेकिन जब एक टाइम ऐसा आया था स्टडी में, स्पेशली जब मैं यहाँ पर आने से पहले 2-3 साल मैं जब स्टडी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही थी अपने डॉक्यूमेंटेशन में, तो मैं घर के शायद उस तरह से काम नहीं करती थी जिस तरह से मैं अभी आप लोग मुझे देखते हैं कि 24 घंटे काम। तो आप या कुछ ऐसी डिशेज़ हैं जो हमारे घर में सिर्फ मामा ही बनाती थी, लेकिन वो कुछ ऐसी डिशेज़ हैं जो मैं शादी के बाद ही मैंने बनाई हैं, लेकिन वो मुझे बनानी आ गई क्योंकि मैंने मामा को देखा था। कुछ काम जो शादी से पहले मामा को सिर्फ करते देखा था, मैंने प्रैक्टिकली नहीं किए थे, लेकिन वो सिर्फ मैंने इसलिए परफेक्टली उनको कर लिया, उन ड्यूटीज़ को निभा लिया जो मेरी मामा निभाती थी, मैंने उनको निभाते देखा था, मेरा उसमें इंटरेस्ट था, मेरी ऑब्जर्वेशन थी। तो मुझे मेरा जो मैसेज है जितनी भी यंग गर्ल्स या टीनेजर गर्ल्स या जो बैचलर्स हैं जो मुझे देख रही हैं, तो मैं उनको इंस्पायर करने के लिए जस्ट 2 वर्ड्स बोलूँगी कि प्लीज़ ये 2 वर्ड्स ना अपने अंदर कोशिश करें कि उनको थोड़ा-सा इंड्यूस करें। एक तो है इंटरेस्ट, आप प्रैक्टिकली काम करें या ना करें, लेकिन इंटरेस्ट शो ज़रूर करें उस काम को सीखने के लिए। और दूसरा है ऑब्ज़र्व, ऑब्ज़र्व करें। लाइक आपको कुकिंग नहीं करनी शादी से पहले, आपको लगता है कि आपकी मामा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आपके आपके घर में भाभियाँ हैं, बहनें हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपका दिल भी नहीं करता गर्मी में ये खड़े होके किचन में काम करने को। लेकिन एटलीस्ट ऑब्ज़र्व ज़रूर करें कि वो क्या बना रही हैं। कभी-कभी किचन का विज़िट कर लिया करें कि वो कैसे बना रही हैं। अगर आपको, जैसे मैंने सिलाई मशीन का कर रही थी सिलाई का, क्या आपको नहीं पता कि आप आपका दिल नहीं करता कि आपको स्टिचिंग सीखनी है, लेकिन अब अगर आपके पास बैठ के कोई सिलाई कर रहा है तो एटलीस्ट उसको ऑब्ज़र्व कर ज़रूर करें। बिकॉज़ एक मज़े के बात बताऊँ, जो मुझे लगता है कि आप अगर कभी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, जैसे आपने अगर मेरी अभी वीडियो देखी है, सिलाई मैंने की है, अगर आपने ये मुझे देखा है मेरी वीडियो, तो कभी अगर ज़िंदगी में आपने को स्टिच करना पड़ेगा तो आपको याद आएगा, हाँ प्लेट ऐसे डाले थे तब रानी ने। आपने जब किसी को ध्यान से गौर से देखते तो हम ज़िंदगी जब भी हम सुबह उठते हैं, जब तक सोते नहीं, हमारी आँखें सारा दिन कुछ ना कुछ देखती ही रहती हैं। लेकिन हमारे दिमाग में जो नकूश छोड़ती हैं ना चीज़ें, वो सिर्फ़ वही चीज़ें छोड़ती हैं। हमारे दिमाग में सिर्फ़ वही चीज़ें रह जाती हैं जिस पे हम इंटरेस्ट शो करते हैं और जिसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ये इंटरेस्ट और ऑब्ज़र्व का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है आपकी ज़िंदगी में, प्रैक्टिकली इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जो चीज़ आपको फ्यूचर के लिए सीखनी है, लेकिन आपको अभी उसको करना नहीं है प्रैक्टिकली, तो उसको उसमें इंटरेस्ट शो करें और उसको ऑब्ज़र्व करें। ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट टेक्नीक आपको बता रही हूँ, बेस्ट टिप बता रही हूँ। तो इसी तरह फिर आपको ना जब आप शादी के बाद कभी ना कभी तो आपको देखें घर में घरदारी करनी ही पड़ेगी। शादी के बाद आपके ससुराल वाले बहुत
बहुत अच्छे होंगे, आपको शादी के बाद में भी 5 साल 10 साल आपको घर के काम नहीं करने पड़े। लेकिन जब बच्चे पैदा हो जाएँगे, फिर आपको बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टैकल करना, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो घर के काम करें ना करें, पाकिस्तान में मेड्स होती हैं, हर दूसरे घर में मेड होती है, तो मेड से काम करवाना भी मुझे लगता है उसके लिए भी आपके लिए ना इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर मेड आ जाएगी, आपको पता ही नहीं होगा कि इसे काम कैसे करवाना है, तो वो तो फिर जैसे भी करके चली जाएगी, तो फिर घर तो आपका ही है। तो घर घर को घर बनाने के लिए ना इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो काम आप अपने हाथ से करो या चाहे आप अपने वो मुलाजिम से करवाएँ काम। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो लड़कियों को मुझे लगता है कि ये लेम एक्सक्यूज़ेज़ नहीं देने चाहिए। मैं कोई टोन नहीं कर रही लड़कियों का, मैं ये सिर्फ़ एडवाइस कर रही हूँ जो टीनेजर गर्ल्स हैं कि ये प्लीज़ एक्सक्यूज़ ना दिया करो कि आप लोग स्टडी में बिज़ी हो, तो आपको कोई काम नहीं सीखना। थोड़ा बहुत सीख लिया करें, कभी आमलेट बना लिया, कभी पुलाव तो बहुत ही ईज़ी है, तो कभी पुलाव बना लिया। इस तरह आप जो है वो कुकिंग का ज़रूर करें, क्योंकि वक़्त का कुछ नहीं पता नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे नहीं आइडिया था कि मैं कभी यूएसए चली जाऊँगी अकेली, जहाँ पे मुझे वो सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो देखें अगर छोटी-सी मैं अगर एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि यहाँ पे सर्विसेज़ बहुत महँगी होती हैं स्टिचिंग की। अगर आपको कोई एडजस्टमेंट करवानी है, जैसे अगर आपको पाकिस्तान से कोई ड्रेस आया है 5,000 का, फॉर एग्ज़ाम्पल एक रफ़ फिगर बता रही हूँ, अगर 6,000 का आपको पाकिस्तान से सूट आया है और आपको उसकी फ़िटिंग एडजस्टमेंट करवानी है कम, या आपको उसकी फ़िटिंग कम करवानी है या ज़्यादा करवानी है, किसी भी लिहाज से एडजस्टमेंट क्या मे बी अगर डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो वो सर्विस के आपसे मे बी 10,000 पाकिस्तानी चार्ज कर लें। तो आप बोलोगे कि सूट तो 5,000 का, तो मैं इसको डॉलर में 10,000 इसको दे रही हूँ पाकिस्तानी, तो क्या फ़ायदा, रहने दो, मैं पहनती नहीं। तो इस तरह होता है यहाँ पर जैसे हेयर कट बहुत महँगा है, तो ये छोटी-छोटी सर्विसेज़ जो है ना बहुत महँगी हैं यहाँ पर। पाकिस्तान वाले जो है ना वो खुशकिस्मत है कि वहाँ पर आपको ये वाली सर्विसेज़ बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं और बहुत चीप प्राइसेज़ पे लेकिन यहाँ पर लेबर बहुत महँगी है, और इसलिए यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज़ होती हैं ना बहुत महँगी हैं लेबर की वजह से। तो प्लीज़ इंटरेस्ट शो किया करें। आपको नहीं पता कि कब आपको क्या काम करना पड़ जाए, कब आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो फिर जब आपके सर पे पड़ जाएगी और आपको करना पड़ेगा, तो फिर आपके लिए एक प्रॉब्लम होगी, फिर आपके लिए वो जर्नी वो फ़ेस बहुत टफ़ होगा। तो मेरे लिए, मैं अगर अपना बताऊँ, तो मेरे लिए बिल्कुल भी ये टफ़ नहीं रहा, मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रही। मेरे लिए एक दिन भी काम करना मुझे मुश्किल नहीं लगा। इवन बच्चों के साथ भी मुझे कभी भी मुश्किल नहीं लगा। हाँ, कभी थक जाती हूँ, कभी तबीयत में जब लाइक बहुत ज़्यादा जब बच्चे थका देते हैं, तो तबीयत ऐसे लगता है कि जैसे मुझे बस चक्कर आ रहे हैं या कमर में दर्द है, इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, तो वो तो होते ही रहते हैं। लेकिन मैं कभी भी मेंटली नहीं थकी इस चीज़ को लेके। तो प्लीज़ अपने घर को आपने ही देखना है। तो लड़कियों, मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ थोड़ा बहुत घर में इंटरेस्ट ज़रूर लें। मम्मा की हेल्प करवाएँ या ना करवाएँ, लेकिन मम्मा के पास बातें बातें कर लिया करें कि किचन में खड़े होके जब मम्मा कुकिंग कर रही हूँ, तो पास खड़े होके तो मम्मा को ज़रा अच्छी सी कंपनी दे दिया करें, देख बस ऑब्ज़र्व करती रहा करें मम्मा क्या बना रही हैं। कपड़े नहीं धोने ना धोएँ, लेकिन ऑब्ज़र्व तो करें ना कि मम्मा कपड़े कैसे धो रही हैं। बस इससे ज़्यादा फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया था। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। डिनर में मैंने बहुत ईज़ी बनने वाली रेसिपी थी व्हाइट सॉस पास्ता। मैं वैसे मोस्टली बनाती हूँ, आप लोगों के साथ कई दफ़ा उसकी रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। तो ऑलमोस्ट वही रेसिपी थी, लेकिन जब आप उसमें ऐड कर दोगे रेड टोमेटो सॉस, तो वो एक पिंक सॉस पास्ता बन जाता है। तो ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत यम पिंक सॉस पास्ता। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद मैंने, आप देखें कि एज़ल मुझे तंग कर रही थी, एज़ल ने खाना खाया, एज़ल ने चेंज किया, अब एज़ल को आ रही थी नींद, एज़ल को सुलाया, और एज़ल को सुलाने के बाद आपको पता ही है कि अमल का टाइम स्टार्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद वही अमल, मैं और अमल का स्टॉलर और अमल की गेम्स और हमारा मी टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।